हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस के थर्ड वीडियो लेक्चर के साथ आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में दो टाइप के केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा था डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। आज जिस केमिकल रिएक्शंस के साथ हम लोग मिल रहे हैं वो है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए। तो शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर पहले से मेरे पास कोई रिएक्टेंट है और उसके साथ अगर कोई दूसरा केमिकल रिएक्शन करने के लिए रिएक्टेंट अगर अपने पास आया हुआ है, तो जो सेकंड रिएक्टिंग स्पीसीज है वो हाईली रिएक्टिव होना चाहिए ताकि वो फर्स्ट जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उसको आसानी से डिस्प्लेस कर सके। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो द केमिकल रिएक्शन in which one element takes place, a chemical reaction in which one element takes place, the position or place of the chemical reaction in which one element takes place, the position of another element is called displacement reaction। यानी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टिंग स्पीसीज दूसरे रिएक्टिंग स्पीसीज को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें एक बात गौर करने वाली होती है कि हमारे पास जो दो रिएक्टिंग स्पीसीज होंगे उनमें से एक का नेचर हाईली रिएक्टिव होगा और दूसरा जो है वो लिस्ट रिएक्टिव होगा, तभी हम लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी के साथ भी केमिकल रिएक्शन करा दिए, दूसरा वाला रिएक्टिंग स्पीसीज है, भाई पहले वाले को क्या करेगा, उठाकर बाहर फेंक देगा। पॉसिबल ही नहीं है ना। यहां पे जब तक कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ना आए तब तक किसी दूसरे रिएक्टिंग स्पीसीज को, दूसरे रिएक्टेंट को, दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं Zn प्लस FeSO4, Zn प्लस FeSO4। तो यहां पे ये मेरे पास जिंक है और ये हमारे पास फेरस सल्फेट है, जिंक प्लस फेरस सल्फेट। अब अपने को पता है कि जो जिंक है वो फेरस से हाईली रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, फेरस को यहां से डिस्प्लेस कर देगा और खुद जो है इस पोजीशन पे जाकर बैठ जाएगा और बनाएगा जिंक सल्फेट एंड आयरन, जिंक सल्फेट एंड आयरन। अब कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लो मेरे पास है लेड Pb एंड प्लस CuCl2। मेरे पास Pb है लेड और हम लोग इसका जो रिएक्शन करा रहे हैं क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ, लेड एंड क्यूप्रिक क्लोराइड। अब इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो जब रिएक्शन करा रहे हैं तो होगा क्या कि ये जो लेड है कॉपर पे अटैक करेगा और कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कराएगा।
तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा भाई, PbCl एंड प्लस Cu। मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा मेरे पास लेड क्लोराइड PbCl2 एंड प्लस Cu, लेड क्लोराइड एंड कॉपर। तो चूंकि lead is highly reactive than the copper, so it displaces easily to copper from its compound state। कॉपर क्यूप्रिक क्लोराइड से कॉपर को lead ने क्या किया, यहां से रिप्लेस कर दिया या डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो हमारे पास कॉपर है और इसका रिएक्शन करा रहा है AgNO3। हमारे पास कॉपर है और इसका हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट, और ये हमारा कॉपर। नो डाउट जो प्रोडक्ट बनेगा, अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा और खुद इस पोजीशन पे जाएगा CuNO3 एंड प्लस Ag। कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर, इसका फॉर्मेशन करेगा। चूंकि इक्वेशन अनबैलेंस है तो इक्वेशन को बैलेंस करने की भी आवश्यकता महसूस होगी, तो CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। तो इस टाइप के जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ये केमिकल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को शो करेंगे। अब बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा, कैसे किसी स्टूडेंट को पता चलेगा कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो इसके लिए केमिस्ट्री में रिएक्टिविटी सीरीज है, उस रिएक्टिविटी सीरीज को अपने को याद रखना पड़ेगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक रिएक्टिविटी सीरीज है, उस रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि वो रिएक्टिविटी सीरीज है क्या। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के केसेस में मैं आपको लिख दे रहा हूं डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर स्टार्ट करें केमिकल रिएक्टिविटी की, कैसे कौन सा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अगर ये डिस्प्लेस करेगा, तो सबसे पहले जो सबसे हाई जो रिएक्टिव एलिमेंट है आपको पता है वो है हमारा पोटाशियम, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है सोडियम Na, कैल्शियम Ca, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो इस टाइप से एलिमेंट्स आपको कुछ जो एलिमेंट्स हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फिर मैंने आपको कहा मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम के बाद क्या आएगा भाई, एल्यूमिनियम, Al, एल्यूमिनियम के बाद क्या आएगा भाई, जिंक, जिंक के बाद आयरन, जिंक के बाद हमारे पास आयरन, आयरन के बाद क्या आएगा, लेड, Pb, आयरन हो गया, लेड हो गया, लेड के बाद क्या आएगा, कॉपर आएगा, Cu, कॉपर आ गया, कॉपर के बाद क्या, सिल्वर आएगा, सिल्वर के बाद क्या होगा, गोल्ड, और गोल्ड के बाद सबसे लास्ट में क्या होगा, प्लैटिनम। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यहां से हम लोग आसानी से, अगर ये मेरे को याद हो जाता है, तो यहां से हम लोग आसानी से किसी भी केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो किस नेचर का है, डिस्प्लेसमेंट शो करेगा या डिस्प्लेसमेंट शो नहीं करेगा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी।
तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हम लोग कर सकते हैं, वरना अगर मान के चलो रिएक्शंस में किसी ने कह दिया यहाँ पे Fe और यहाँ पे ZnSO4, तो फटाक से फिर आपके दिमाग में आएगा अच्छा डिस्प्लेसमेंट है ना भाई, एक दूसरे को तो डिस्प्लेस करेगा ही करेगा, तो वहां पे फिर क्या होगा ना, क्या फंस जाएंगे। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो रिएक्शंस हम लोग अगर करने जा रहे हैं, या हम लोग जो रिएक्शंस कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में दिए हुए हैं, अगर उस रिएक्शंस की जगह पे अगर मान लीजिए ये रिएक्शन ऐसे होता Fe प्लस ZnSO4, तो सिंपली रिएक्शंस नहीं होता, नो रिएक्शंस टेक्स प्लेस। अब क्यों नहीं रिएक्शन होता, तो अगर आप यहां पे आए तो आप देखोगे क्या कि जो जिंक है ये आयरन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो जिंक आयरन से ऊपर है, मतलब जिंक हाईली रिएक्टिव और आयरन लेस्ट रिएक्टिव है। इस कारण से यहां पे आयरन जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो ये नो रिएक्शंस एक्सप्रेस होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में यही याद रखना है कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, और उसके लिए हम लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी पड़ेगी। दूसरा जो रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं, अब इसमें ना एक्टिविटीज भी है। लैब में अगर हम लोग लैब जाते हैं और लैब में अगर आप जाओगे देखोगे वहां पे ना एक्टिविटी भी है, और एक्टिविटी भी काफी अच्छी एक्टिविटी है। हमारे पास जनरली क्या है कि हम लोग एक बीकर ले लेते हैं और बीकर में FeSO4 को हम लोग डाल के रखते हैं, या जिंक सल्फेट को डाल के रखते हैं, आयरन नेल को उसमें डीप करते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या फिर होता क्या है, क्या वास्तव में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो वहां पे कलर चेंज होते हैं, और कलर अगर चेंज हुए तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अब जैसे अभी जो रिएक्शंस मैंने अभी आपको कराए थे कि हमारे पास सपोज कि एक हमने क्या लिया था अभी, कॉपर सल्फेट का एक एग्जांपल लिया था, और दूसरा क्या था, आयरन के साथ उसको डिस्प्लेस करा देते हैं, CuSO4 प्लस Fe। अगर हम डिस्प्लेसमेंट कराने की कोशिश करते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज से आप वहां से उठा सकते हैं कि मेरे पास कॉपर हाईली रिएक्टिव है कि आयरन हाईली रिएक्टिव है। तो आप एक एक्टिविटी सीरीज को देख सकते हैं। मान लीजिए हमने यहां पे एक फिसल फनील लिया, ये हमारे पास एक कोनिकल फ्लास्क है, ये हमने एक कोनिकल फ्लास्क लिया, और इस कोनिकल फ्लास्क में हम लोगों ने CuSO4 कॉपर सल्फेट हम लोगों ने रखा है, और इसमें एक थ्रेड से बांध के, धागे से बांध के एक आयरन नेल को इसके अंदर इमर्ज कर रहे हैं। यह हमारा आयरन नेल है, आयरन नेल है, जिसको हम लोग लोहे की कांटी बोलते हैं। यह हमारा आयरन नेल। अब इसको कुछ देर तक छोड़ दीजिए। जब कुछ देर तक अगर आप जब छोड़ देंगे ना, तो आप देखिएगा क्या कि जो ये कॉपर सल्फेट का कॉपर है, थोड़ी देर में ये जो कोनिकल फ्लास्क है हमारा, इस कोनिकल फ्लास्क में जो नेल है ना, नेल पे हमारे पास कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, यानी जो आयरन जो नेल है उस पे कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। इसका मतलब कॉपर ने क्या किया, आयरन को यहां से डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि कॉपर जो है वो हाईली रिएक्टिव है, और इसका जो कलर है ना, वो कलर भी क्या होगा आपका कुछ देर के बाद चेंज होना शुरू हो जाएगा। यानी कॉपर सल्फेट ये ब्लू कलर का है, कॉपर सल्फेट अगर ब्लू कलर का हमारे पास है, जब इसमें इमर्ज करेंगे ना तो इसका जो कलर है वो लाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट ब्लू कलर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास कॉपर था, चूंकि हाईली रिएक्टिव है, तो हाईली रिएक्टिव होने के कारण इसने आयरन को वहां से डिस्प्लेस कर दिया और खुद उस पोजीशन पे जाकर बैठा। यानी अब यहां पे हमारे पास जो कॉपर सल्फेट था, कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो रिएक्शंस
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो गए हमारे पास। वैसे ही जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हम लोग कर लेते हैं तो दूसरा जो टर्म आता है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कुछ केमिकल रिएक्शंस हमारे पास ऐसे होंगे जिसमें डिस्प्लेसमेंट दोनों का, दोनों रिएक्टिंग स्पीसीज जो है दोनों के दोनों रिएक्टिंग स्पीसीज के डिस्प्लेसमेंट होंगे, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भाई। Double displacement reaction. The chemical reaction in which one component of each reacting species exchange their positions, and form product is called double displacement reaction। अब एग्जांपल के रूप में अगर मान लो, एज फॉर एग्जांपल मेरे पास है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और इसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, Na2CO3 प्लस HCl। तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट प्रोडक्ट विल बी NaCl प्लस H2CO3, सोडियम क्लोराइड एंड कार्बोनिक एसिड। अब बाद में फर्दर अगर इसको आप चाहो ना तो इसको फिर तोड़ सकते हो, ये H2O प्लस CO2 हो जाएगा। और कार्बोनिक एसिड हम सभी लोगों ने देखा है, हम सारे के सारे लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो है क्या, वो कार्बोनिक एसिड तो ही है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग वाटर में जब पास कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में पास कराते हैं तो H2O प्लस CO2 दैट इज H2CO3, वो कार्बोनिक एसिड ही है और कुछ है नहीं दूसरा, तो कार्बोनिक एसिड। अब यहां पे हमारे पास क्या है कि सोडियम है, कार्बोनेट है और क्लोरीन है। अब इस केसेस में हमारे पास दोनों से, यहां सोडियम मेरे पास है, सोडियम क्लोरीन के साथ गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ चला गया, इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कुछ और रिएक्शंस, अब मान लो तेरे पास अगर सिल्वर नाइट्रेट है हमारे पास AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, इस सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम क्लोराइड के साथ, NaCl के साथ, होगा क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम अटैक करेगा यहां से सिल्वर, सिल्वर यहां से चला जाएगा, इस क्लोरीन के साथ टाई अप करेगा, बनाएगा NaNO3 एंड प्लस AgCl, सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड। अगर इक्वेशन बैलेंस करने की आवश्यकता है तो इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, अगर बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है तो बैलेंस नहीं करेंगे। हाँ, अब एक चीज यहां पे ध्यान में रखेंगे ना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन जरूर होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट जरूर बनेंगे, यानी सिल्वर नाइट्रेट आप ऐसा करो कि एक टेस्ट ट्यूब ले लो, इस टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने क्या करा है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन रखा है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन हमारे पास, और एक दूसरा मैंने टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने NaCl, एक्वस सोडियम क्लोराइड हमने रखा है। NaCl मतलब सॉल्ट नहीं है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, एक्वस मीडियम है NaCl। अब इन दोनों को
ये जो मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट है, इसमें हमने क्या करा कि जो सेकंड टेस्ट ट्यूब जो हमारे पास था, जिसमें सोडियम क्लोराइड हमारे पास है और इसमें हमारे पास AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अब जैसे ही इसको यहाँ पे हम लोग जब इसमें डालने की कोशिश करते हैं, जब इसमें हम लोग डालते हैं, दोनों को जब इंटरमिक्स करते हैं, तो जैसे ही इंटरमिक्स करोगे ना, ये रिएक्शंस काफी फास्ट होते हैं, इनके रेट को मेजर नहीं किया जा सकता है, इंस्टेंट रेट से होते हैं। तो जैसे ही यहां पे डालोगे ना, तो यहां पे होगा क्या कि एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट जमा हो जाएगा, और ये जो प्रेसिपिटेट है, यही प्रेसिपिटेट हमारा सिल्वर क्लोराइड कहलाता है, AgCl। बाद में आप उसको फिल्टर पेपर से छान के AgCl को बाहर कर सकते हैं और NaNO3 जो हमारे पास होगा उसको निकाला जा सकता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। ऐसा आपके पास अनेकों एग्जांपल्स हो जाएंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक तो एग्जांपल ही हम लोगों के पास है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आपकी बुक्स में भी आप एग्जांपल देखोगे तो और भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपका यही है, और इसके जो प्रोसेस है, इसके जो टर्म्स है वो यही। और भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। ऐसा है जैसे मान लीजिए कि आपके पास H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, और उस H2S को हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं CuSO4 के साथ, CuSO4 प्लस H2S, कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। अब जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा भाई, H2SO4 के साथ चला जाएगा H2SO4, और कॉपर CuS, कॉपर सल्फाइड बना लेगा। तो ये रिएक्शंस भी हमारे पास क्या कहलाए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाए। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ये हमारे यही है। इसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के केस में जो केमिकल रिएक्शंस हमारे पास हो रहे हैं वो है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन कहता है क्या कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अगर ये दोनों साथ साथ होते हैं, तो वैसे केमिकल रिएक्शंस को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो पहले तो ये जानना होगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, उसके बाद फिर रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग जान सकते हैं। तो जो टर्म्स हम लोग जो यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन, डेफिनेशन कहता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ऑक्सीडेशन कहता है क्या कि अगर मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शंस है, उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो प्रोसेस को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको ऑक्सीजन का एडिशन दिखेगा ही और हाइड्रोजन का रिमूवल दिखेगा ही, यह जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं होता है, कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे हाइड्रोजन रिमूव भी नहीं होता है। तो फिर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो वैसे केमिकल रिएक्शंस के लिए फिर हम लोग यहां पे लिख रहे हैं क्या कि या तो ऑक्सीजन होना चाहिए या हाईली या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैसे पहचानेंगे?
तो ये 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। अगर आपको पेरियोडिक टेबल याद है तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये एक नॉर्मल सा टर्म है जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये आई थिंक सभी को पता होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन लिया जाता है ऑक्टेट पूरा होने करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, तो निगेटिव चार्ज होता है और अगर डोनर होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऑक्सीडेशन के केसेस में हम लोग यही देखते हैं। अब जैसा मान लीजिए अगर कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, नो डाउट द प्रोडक्ट विल बी CO2। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जाकर ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीडेशन के एग्जांपल हो गए। अगर यहां पे मान के चलो हमने कहा H2S प्लस Br2, प्रोडक्ट हमारे पास बना HBr एंड प्लस S। भाई क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? क्या इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे? ऑब्वियसली कहेंगे। हाँ, अगर ऑक्सीजन ढूंढने बैठ जाएंगे तो फिर आप ऑक्सीडेशन को नहीं समझ पाएंगे। अब यहां पे क्या है, मेरे पास ब्रोमीन है और ब्रोमीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि ब्रोमीन बिलोंग करता है ग्रुप 17 को, और ग्रुप 17 को अगर बिलोंग कर रहा है मतलब आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, और आउटर सेल में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो एक लेगा, तो लेगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये ब्रोमीन क्या कर रहा है भाई साहब, ये जा रहा है इस हाइड्रोजन के पास और यहां से ये बना रहा है HBr एंड प्लस सल्फर यहां से बाहर जा रहा है। तो यहां पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, एंड एडिशन ऑफ ब्रोमीन दैट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो द प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे H2S plus Cl2, no doubt the product will be 2HCl. Again this chlorine goes towards this hydrogen to complete its octet. So the process is also known as oxidation. अब अगर मैं यहां से कहूं CuO plus H2, the product will be Cu plus H2O. क्या ये ऑक्सीडेशन होगा? क्या इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि अब यहां पे क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो वाटर बन रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल नहीं होगा। अब ये रिडक्शन का एग्जांपल हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के केसेस में बस याद यही रखिएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर हुआ तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और अगर ऑक्सीजन नहीं हुआ उसकी जगह पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ढूंढेंगे, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने को मिल गया तो रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहेंगे। सेम केस रिडक्शन के लिए, रिडक्शन जस्ट उल्टा कर दीजिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर ऑक्सीडेशन याद है तो रिडक्शन भी याद हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन होता है। अब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल यहां पे दिखाया, मेरे पास सपोज नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनेगा अमोनिया गैस NH3। अब यहां पे क्या हुआ भाई, तो नाइट्रोजन की तरफ अट्रैक्ट कौन हो रहा है, हाइड्रोजन अट्रैक्ट हो रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया अमोनिया। अब यहां पे मेरे पास है CuO प्लस H2, प्रोडक्ट क्या बन रहा है मेरे पास, H2O प्लस Cu। अब यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड से यहां से हमने क्या किया, मेरे पास कॉपर ऑक्साइड है और यहां पे कॉपर है,
तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का रिमूवल दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुए। और भी एग्जांपल्स आप उठा सकते हैं। मेरे पास चूंकि कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, तो H2O बना और यहाँ पे कॉपर हुआ, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ चलो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ जाकर चला गया, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो प्रोसेस को बोला गया रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसी केसेस में जो टर्म और यूज किए जाते हैं ना, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? तो हम लोग कैसे जानते हैं क्या कि कोई भी सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन, विच गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट के केसेस में, रिड्यूसिंग एजेंट के केसेस में जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, गिव्स हाइड्रोजन which gives हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या लाएंगे? आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन के केस में जो एजेंट क्या लाएंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या लाएंगे, और रिडक्शन के केस अगर हो रहा है तो एजेंट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लाएंगे। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो।